हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु में। दोस्तों, आज मैं अदिति रस्तोगी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, दैट इज डीप वाटर। डीप वाटर एक ऐसी स्टोरी है, ये एक्चुअली पार्ट है एक ऑटोबायोग्राफी का। एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी जिसमें से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जो खुद विलियम डॉगलस जिन्होंने लिखी है, ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी में से एक पार्ट है। आप इसे एक मेमोर भी कह सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी में जो उन्होंने कैसे लिखा है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब वो एक वक्त उन्होंने एक ऐसा फेस किया व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई। फिर वो कैसे बचे, कैसे ओवरकम कर पाए, वो सारी चीजें जो उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा स्कैरी मोमेंट था उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया, और वो पल जिसमें उन्होंने जिंदगी से जाकर मौत को फेस किया। मतलब कैसे वो उससे लड़ पाए, कैसे वो सारी चीजों से जूझ पाए और कैसे वो बचे, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी उस वो पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने उसमें लिखा है। दोस्तों, ऐसा अक्सर हम लोगों के साथ होता है। काफी हम लोगों में से ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी उस फियर को फेस किया होगा, कभी ना कभी शायद मौत का सामना किया होगा, कभी ना कभी किसी ऐसी चीज से ओवरकम हुए होंगे जब उन्हें लगे कि हाँ, अब तो वो बस गए, अब शायद लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो लिखा है उस ऑटोबायोग्राफी में, जिसमें से ये एक छोटा सा एग्जर्शन लिया गया, दैट इज डीप वाटर। तो आज हम इसी एक्सट्रैक्ट को एक तरह से पढ़ने वाले हैं। ये लिखा गया किसके द्वारा, वो भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे और एक को एक चीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको बहुत ही एक आप कह सकते हैं फियर वाला जो पूरा माहौल है। आप बीच बीच में इमोशनल हो सकते हैं, आप फियर में आ सकते हैं, और हो सकता है कि आपको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब भी लगे कि हे भगवान, ऐसा एक्सपीरियंस कभी कोई ना देखे। इनफैक्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर इसे सुनेंगे तो वो सच में ये कहेंगे कि अपने जो बच्चे हैं उनके साथ वो कभी ऐसी घटना घटित ना हो। तो हम ये पूरी स्टोरी को सुनेंगे, ध्यान से सुनिए, मजा लीजिए स्टोरी का। हाँ, ईयरफोन्स लगाकर आप मजा लीजिए। मैं यहाँ जनता ध्यान हो जाऊंगी, इनविजिबल हो जाऊंगी और आपको पूरी स्टोरी सुनाई देगी, पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ। मजा आएगा। चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए। अच्छा, ये लिखी किसने, पहले मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। लेट्स बी ऑल ईयर्स। तो ये लिखी है, ये जो आप देख रहे हैं ये है विलियम। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, पहले इरेज कर देती हूँ इसे जो लिख दिया मैंने गलती से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लिखी किसने, ये लिखी है विलियम डॉगलस ने। ये इनका जो जन्म है वो हुआ 1898 में और डाइड इन 1980, है ना। तो 1980 में इनकी डेथ हो गई। डॉगलस एक लीडिंग एडवोकेट थे, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के जज थे। ही वाज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, है ना। यूएसए के ये जज थे और इन्होंने ये रिटायर्ड हुए थे 1975 में, रिटायर्ड इन 1975। और आप देख सकते हैं कि 75 में रिटायर हुए और उसके 5 इयर्स बाद इनकी डेथ हो गई। और इनका जो रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग टर्म, इनकी जो टर्म है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग टर्म है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में इनकी जो जस्टिस है, इनके जो जस्टिस जर्नी रही है वो लॉन्गेस्ट टर्म रही है। और ये इन्होंने अपनी 36 ईयर्स रिमेन इन्होंने ऐसा किया है। तो अब इनके बारे में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपनी जो स्टोरी लिखी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बी ऑल ईयर्स। तो अब मैं यहाँ से आपके सामने से गायब हो जाऊंगी एंड यू विल ओनली लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, ओके। तो लेट मी गो। तो चलिए अब स्टोरी पे ध्यान देते हैं, स्टोरी सुनते हैं धीरे धीरे करके, और सारी स्टोरी आपको समझ में आएगी। आपको कहीं डर भी लगेगा, कहीं मजा भी लगेगा, लेकिन अच्छी लगने वाली है। तो ये स्टोरी में क्या लिखते हैं, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11। वो कहते हैं ऐसा हुआ था जब वो कुल 10 या फिर 11 साल के रहे होंगे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उन्होंने फैसला किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। देयर वॉज अ पूल एट YMCA। YMCA में एक पूल था इन यामिका दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और YMCA जो जगह थी वहां पर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये अपने स्विमिंग को सीख सके।
अब क्या हुआ, द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। जो याकिमा रिवर थी वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूली वॉन्ट अगेंस्ट इट, और मेरी जो मदर थी उन्होंने मुझे हमेशा उस चीज के लिए वॉर्न किया कि वॉर्न एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड। फ्रेश इन माई माइंड मतलब उनको ये वॉर्न करती रही, उनके माइंड में ये बात डालती गई कि द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, जितनी भी बार उस रिवर में कोई भी ड्रोन हुआ था, कोई भी डूबा था, तो वो जितनी भी घटनाएं थी वो उनको बताती रहती थी कि देखो ऐसे 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 लोग जो डूबते थे। तो वो जो ये जो YMCA उन्हीं का एक वो था एसोसिएशन, तो वहां से उनको वो हमेशा वॉर्न करती थी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक रिवर है, बहुत ज्यादा खतरनाक पूल है, और ये बहुत ज्यादा रिवर डेंजरस है। तो तुम अगर ये स्विमिंग सीखोगे तो तुम्हें इन चीजों का खास ध्यान रखना होगा। तो वो सारी चीजें उनको बताती रहती थी, उनको बार बार वॉर्न करती रहती थी, ताकि वो कभी भी अगर स्विमिंग सीखें तो इन चीजों को ध्यान रखें और उसका वो सामना कभी ना करें, वो कभी डूबने वाला सामना ना करें। ठीक है, बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था, है ना। जो देखो जो रिवर है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, अभी रिवर कहाँ है वो कहाँ है वो भी हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पूल था वो सेफ था, है ना। तो वहां पर और भी लोग स्विमिंग सीखने जाते थे, तो ही वॉज अवेयर ऑफ इट। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 फीट ही डीप था, गहरा था। एट द शेलो एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। मतलब वो जैसे एक स्टार्टिंग होती है ना, तो उसका जो वो शेलो डीप यहाँ तक तो वो इतना था, और जब पूरा एंडिंग आप देखोगे तो वो ज्यादा था। ठीक है, देखिए ये जो एक्सर्प्ट लिया गया है, ये लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन से, है ना। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ये जो ऑथर हैं विलियम डगलस, उन्हीं का एक्सपीरियंस है ये, किसमें, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो ये जो बुक है उसी में से ये लिया हुआ एक्सर्प्ट है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं कि मतलब जिनके बारे में ये बात की जा रही है, तो वो विलियम डॉगलस ही है। ठीक है, अब ये बताते हैं कि ऐसा था, लेकिन द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। लेकिन जो उसका ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था। ड्रॉप क्या होता है कि मतलब जहां से जो जैसे एक पूल के अंदर जाना होता है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉप, है ना। तो अब वो कहते हैं कि आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। उनके पास वाटर विंग्स भी थे। वाटर विंग्स ये हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो उनके पास वाटर विंग्स भी था, तो इसलिए अब वो बिल्कुल तैयार थे स्विमिंग को सीखने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो YMCA है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। दैट इज यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये इस YMCA की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ट्रेचरस का मीनिंग क्या है कि वो डेंजरस थी, है ना। अब क्या होता है इसके बाद, नाउ अब वो चले जाते हैं पूल में। ठीक है, YMCA रिवर के बारे में अब थोड़ी सी चीज जान लेते हैं कि YMCA रिवर क्या है। याकिमा रिवर कैसी है। याकिमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। ये कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ईस्टर्न वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन USA में। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकमा पीपल। याकमा पीपल वहाँ के एक तरह से जो याकमा पीपल होते हैं, ये उनकी क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। मतलब उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था याकिमा रिवर, और ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कोलंबिया रिवर की। खैर, अब उनकी जो मदर है वो उनको इस चीज के लिए वार्न करती रहती हैं, और ये याकिमा रिवर है। अब वो यहाँ पर बताते हैं क्या कि आई हेटेड टू वॉक इन टू एंड इट शो माई स्किनी लेग्स। वो पहली बात तो निकेट मतलब विदाउट क्लोथ्स वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो उनके स्किनी लेग्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतले थे, इसलिए उनको लगता था कि उनकी जो स्किनी लेग्स हैं वो बड़ी बेकार लगेंगी, तो वो कभी भी इसमें नहीं जाना चाहते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। सबड्यूड का मतलब है यहाँ पर वो ये कहना चाहते कि मैंने उस चीज़ को भी ओवरकम कर लिया, मतलब मैंने उसको भी छोड़ दिया कि अपनी प्राइड को, कि मेरे जो प्राइड से मतलब मेरे जो आप कह सकते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट से ज़्यादा है मेरा जो डिज़ायर है स्विमिंग को सीखना, इसलिए मैं स्विमिंग सीखने चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन। जबकि ऐसा भी था कि पहले से ही उनको मतलब वहाँ पर ना एवर्जन मतलब उनको एक फियर था, या आप कह सकते हैं कि उनको वो कभी पसंद नहीं था। क्या, पानी में जाना उनको पहले से वो बुरा लगता था। एवर्जन मतलब डिसलाइक, है ना। एवर्जन कहते हैं डिसलाइक को। तो उनको पहले से ये चीज पसंद नहीं थी
पानी में जाना। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था व्हेन आई वाज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4, जब वो 3 या 4 साल के रहे होंगे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में उनके फादर उनको एक बीच पर लेकर चले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हम दोनों वहाँ पर सर्फ में, सर्फ कहते हैं कि जो वहाँ पर जैसे वाटर आ रहा होता है ना, लहरें आ रही होती हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, तो ये सर्फ है ना। तो यहाँ पर वो लोग खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम मतलब वो उनके ऊपर लटकने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल उनसे जैसे एक होता है ना बच्चा अपने पिता से चिपटता हुआ चलता है, इस तरह से वो हंग करते हुए चल रहे थे। येट द वेव्स नॉक्ड मी। लेकिन फिर भी जो वेव्स थी उन्होंने उनको गिरा दिया। नॉक्ड मतलब गिरा दिया, है ना, उनको गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो उनके ऊपर लहरें उनके ऊपर आ गई, है ना, उनके ऊपर स्वेप्ट कर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, वो वाटर के नीचे दब गए, है ना। अब खैर माई ब्रेथ वॉज गॉन, उनकी जो सांसें थी वो बिल्कुल लगभग चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फादर लाफ्ड, लेकिन जो पापा हैं उनके, वो हंस रहे थे इस बात पे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट। पापा तो हंस रहे थे उनके इस चीज को देखकर, लेकिन उनके अंदर एक दहशत हो गई। टेरर मतलब एक तरह से दहशत हो जाना इस चीज का, बहुत ज्यादा उनके मन में डर बैठ गया। एंड ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, और जो वो ओवर पावरिंग फोर्स थी उससे उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल ड्रिप रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। अब जैसे ही वो उस YMCA स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उनको वो सारी की सारी जो बुरी यादें थी उनकी, कौन सी अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, स्टोर्ड चाइल्डिश फियर्स, वो फिर से उसको उन्होंने शेकन अप कर दिया, उनके चाइल्डिश फियर्स को उनके अंदर फिर से जगा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय में उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया कि कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, तब वो कहता वो छोटे से थे, अब तो वो स्विमिंग सीख सकते हैं। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। अब वो उसमें पैडल्ड मतलब उसमें जैसे ऐसे रिवर में स्विमिंग करते हैं ना, तो ऐसे करके वो रिवर में स्विमिंग करने लगे विंग्स के साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, वो दूसरे बच्चों को देखकर उनको कॉपी कर रहे थे। एपिंग मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि उनको देखकर वो उन्हीं को देखकर कॉपी कर रहे थे, तो वो ऐसे दूसरों को देखकर कॉपी करने लगे, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि कॉपिंग या फिर इमिटेटिंग आप कह सकते हैं। एपिंग को हम कहते हैं कॉपिंग, है ना, किसी को कॉपी करना, तो इसे हम बोल सकते हैं कॉपी करना, है ना। तो वो दूसरों को देखकर कॉपी करने लगे, मतलब जैसे और बच्चे स्विमिंग कर रहे थे तो वो भी वैसे की वैसे स्विमिंग करने लगे। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स, ऐसा उन्होंने 2 या 3 बार किया ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज। अब क्या हुआ, 2-3 बार उन्होंने 2-3 दिन तक लगातार किया अलग अलग दिन पर, तो उनको मतलब ऐसा लगा, बिल्कुल आसान उनको लगने लगा कि हाँ चलो ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। ही वॉज कंफर्टेबल विद इट, है ना, वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गए। When the misadventure happened, जब एक अचानक से, मतलब अभी तो उन्होंने सिर्फ इस चीज को एक कंफर्टेबली उसमें इस तरह से तैरना सीखा ही था कि एकदम एक मिसएडवेंचर मतलब एक एक्सीडेंट उनके साथ हो गया, एक इंसिडेंट हो गया जो कि बड़ा डरावना था। तो आप इसे इंसिडेंट कह सकते हैं या फिर एक्सीडेंट कह सकते हैं। तो एक इंसिडेंट, एक अचानक एक हादसा उनके साथ हो गया। वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। अब वो पूल पे जब गए जब उनके साथ और कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत था, मतलब वहां पर कोई और था ही नहीं। द वाटर वॉज स्टिल, स्टिल मतलब बिल्कुल रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी था। एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब। और जैसे आपने देखा होगा ना, स्विमिंग पूल में जो नीचे के टाइल्स तक होते हैं वो तक हमें दिख रहे होते हैं, इतने साफ वहां पर वो टाइल्स थे कि हम नीचे के टाइल्स भी देख पाते हैं। तो इतना साफ वो पानी था, वो पानी बहुत ही साफ था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो हम नीचे जो टाइल्स होते हैं उनको भी देख पा रहे थे। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, वो डरे हुए थे अकेले जाने से। तो टिमिड मतलब थोड़े से डरे थे, नॉट कॉन्फिडेंट थे, नॉन कॉन्फिडेंट थे कि मतलब वो अकेले कभी नहीं जाना। ही वॉज डिफिडेंट एट दैट टाइम। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो इसलिए वो पूल के साइड में बैठ गए, है ना, टू वेट फॉर अदर्स। और वो वेट करने लगे बाकी सब लोगों का भी, कि जब वो भी, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाएंगे तब वो यहाँ पर स्विमिंग करना शुरू करेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन आई केम अ बिग ब्रूजर। अब वो बहुत देर तक वहां नहीं गए, अचानक से उन्होंने देखा कि एक आदमी आ गया वहां पर, बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। ब्रूजर ऑफ अ बॉय, ब्रूजर हम बोलते हैं जैसे एक होता है ना बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान जो औरों को बुली करे, तो जो औरों को परेशान करे, बुली करे, इस टाइप का जो इंसान होता है उसको हम बोलते हैं ब्रूजर, है ना। तो एक जैसे बॉडी बिल्डिंग टाइप का इंसान होता है ना, और वो दूसरों को बुली करे, तो इस तरह का एक आदमी है जो वहां पर, लड़का था जो वहां पर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो कम से कम 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके क्या है, थिक हेयर थे उसके चेस्ट पर। तो जो दूसरों को बुली करता है इस तरह का मैन, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक आता था ना जॉनी द ब्रावो, उसी के जैसा वो था कम से कम दिखने में। और ही वॉज
अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब वो बिल्कुल एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, जिसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना बॉडी बिल्डिंग में, जिन्हें देखकर मतलब ये लगता है कि हाँ भाई कितनी बढ़िया बॉडी इसने बना रखी है, तो बिल्कुल डोले शोले से बना रखे, तो बिल्कुल इस तरह का वो उसकी जो फिजिक थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो ब्यूटीफुल फिजिकल, इनफैक्ट स्पेसिमेन मतलब एक तरह से एग्जाम्पल, एक उदाहरण, वो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी बॉडी बिल्डिंग का, एक पूरा बॉडी बिल्डर का वो एक एग्जाम्पल था, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मतलब जिसमें एक उसके जो बॉडी थी उसमें मसल्स वगैरह भी जैसे अलग अलग दिख रहे हो, बिल्कुल ऐसा था। ही येल्ड हाई स्किनी, और उसने उसको क्या बोला, मतलब जो आदमी है उसने जो ऑथर है विलियम डॉगलस, उनको क्या पुकारा, हाई स्किनी। स्किनी कहते हैं बहुत ज्यादा थिन पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा पतले, मतलब वो कहते हैं हाई पतलू, ऐसा वो उनको बोलता है। हाउ डू लाइक टू बी डग्ड। डग्ड वो कहता है कि अगर मैं तुमको यहाँ पर डुबो दूँ तो तुमको कैसा लगेगा। डुबो दूँ इन द सेंस कि अगर मैं तुमको उठाकर इस पानी में फेंक दूँ तो तुमको कैसा लगेगा। तो डग्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें फेंक देना, मतलब पानी के अंदर फेंक देना। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और इतना कहते कहते ही उसने मुझको वहां पर पानी में फेंक दिया। ठीक है। डग्ड का मीनिंग होता है पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर, है ना, किसी को वाटर के अंदर फेंक देना, प्लंज कर देना, मतलब फेंक देना वाटर के अंदर। तो विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी मतलब थ्रू, है ना, टॉस्ड का मतलब क्या होता है, थ्रू, फेंक देना। तो इस इतने कहते कहते उसने मुझको वहां से उठाया और वहां पर फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, इनटू द डीप एंड, बिल्कुल डीप एंड, जहां पर बिल्कुल बहुत ज्यादा गहरा पानी था वहां पर फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और वो क्योंकि बैठे हुए थे तो वो सिटिंग पोजीशन में ही उसमें लैंड, मतलब अंदर डूबते चले गए। स्वेलोड वाटर, हो सकता है उन्होंने अंदर जाकर सांस लेने की कोशिश की है, उन्होंने उसके मुंह खोला और नाक खोली, तो वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्रीथ, वो क्या हुआ, उन्होंने पानी को स्वेलो कर लिया और सीधे सीधे नीचे, एकदम नीचे जहां पर वाटर था वहां पर वो चले गए। वंस एट द बॉटम, बॉटम आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे, रिवर जो पूल है उसके जस्ट नीचे वाले बेस में बिल्कुल वो चले गए। आई वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डर गए थे, बट नॉट येट फ्राइटेंड ऑफ माई विट्स, लेकिन आउट ऑफ माई विट्स मतलब वो डर गए थे, बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन वो इतने भी नहीं डरे थे, मतलब उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था, है ना, मतलब वो डर तो गए थे लेकिन इतना भी नहीं कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था, चल रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और वो जैसे जैसे डूबते जा रहे हैं उनके माइंड में कुछ चलता जा रहा है कि अब मैं उसको ओवरकम कैसे करूंगा, कैसे बचूंगा। तो उनके माइंड में एक प्लान है, क्या प्लान है, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। तो वो अभी बिल्कुल आसानी से सोच रहे हैं कि जैसे मैं बॉटम पे पहुंच जाऊंगा, जैसे मेरे जो लेग है, फीट है, वो हिट करेगा, मतलब फुट है वो हिट करेगा नीचे बॉटम पे, तो मैं उसको एकदम, जैसे आप कहते हैं ना कि एक तरह से फोर्स लगाऊंगा और जंप करूंगा उधर से, और जंप करके वापस आ जाऊंगा बाहर, है ना, बिग जंप, कम टू द सर्फेस, मैं सरफेस पे आऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट। सरफेस मतलब जो वाटर का जो ऊपर का एरिया है उस पर मैं वापस आ जाऊंगा, और वहां पर क्या होगा कि मैं लेट जाऊंगा फ्लैट और उस पर फ्लोट करूंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं पूल के बिल्कुल एज तक, किनारे तक आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन वो इतना लंबा पूल लग रहा था जैसे मान लो कभी खत्म ही ना हो रहा, और नीचे ही वो डूबते चले जा रहे थे। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट, 9 फीट भी मुझको कितना लग रहा था जैसे 90 फीट हो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और जैसे ही मैं मतलब बॉटम तक पहुंच भी नहीं पाया था कि उससे पहले जो मेरे लंग्स हैं वो बहुत ज्यादा बर्स्ट, ऐसे लगने के जैसे फट जाएंगे बस यहाँ से। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरी फीट बॉटम को छुआ, जैसे ही मेरे जो पैर हैं उन्होंने बॉटम को, मतलब उस बेस को छुआ, उस गहराई को छुआ, तो मैं बिल्कुल एकदम अपने जो माइंड में स्ट्राइक में प्लान चल रहा था उसको मैं समझ कर गया, और मैंने अपनी पूरी ताकत से मेड व्हाट आई थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, मतलब उन्होंने सोचा कि अब वो बिल्कुल जैसे स्प्रिंग चली जाती है ना ऊपर, स्प्रिंग पे आप करोगे तो वापस से ऊपर चीज आ जाती है, तो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से अपने आप को जंप लगाया ताकि वो ऊपर आ सके। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस, उन्होंने इमेजिन किया कि वो बिल्कुल सरफेस तक आ जाएंगे और फिर वो ऐसे ही इजिली जैसे जाते हैं वैसे वो करेंगे। तो लाइक अ कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, जैसे शैम्पेन की बॉटल में आपने देखा होगा कभी कभी कॉर्क लगी होती है, तो जैसे उस पर बहुत ज्यादा फोर्स बनती है तो वो कॉर्क एकदम उठ के मतलब ऊपर उछल जाती है, और वो सारा जो उसके अंदर शैम्पेन है वो बाहर आ जाती है। इंस्टेड, इसका मतलब उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन इंस्टेड मतलब शो कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, कुछ और हुआ। क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, उन्होंने ट्राई तो किया, जंप भी किया, लेकिन वो एकदम बहुत तेजी के साथ ना आकर बहुत धीरे धीरे आए, और धीरे धीरे आने की वजह से क्या हुआ, और ओपनड माई आईज, उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, लेकिन उनको कुछ और ना दिखाई दिया देकर, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दिया, पानी। दोस्तों ये बताता है कि इसका मतलब वो बाहर अभी आए नहीं, वो अभी भी वाटर के अंदर ही हैं।
हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, जिसपे एक डर्टी येलो टिंच मतलब पूरा एक धब्बा सा, जैसे पानी में एक इफेक्ट सा होता है ना, तो येलो डर्टी, जैसे ऐसा लग रहा था पानी बहुत ज्यादा अभी पीला पीला गंदा गंदा पानी वहां पर मुझे दिख रहा था। आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी मतलब फियर, डर गए, बहुत ज्यादा डर गए, है ना, बहुत ज्यादा डर गए, डर में आ गए, क्योंकि अभी वो बाहर पहुंचे ही नहीं थे, अभी वो वाटर के अंदर ही थे। अब वो क्या करें, और इस वक्त उन्होंने आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर। अब उन्होंने आग अपने हाथ ऊपर करे कि क्या पता मेरे हाथ में कुछ आ जाए जिसके जो मुझे बचा ले, या तो कोई किसी का हाथ आ जाए, कोई रोप आ जाए, कुछ भी आ जाए जिससे मैं बच पाऊं, कुछ भी ऐसी चीज जो आउटसाइड है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको कुछ नहीं मिला, उनको क्या मिला, वाटर मिला, सिर्फ और सिर्फ क्या आया उनके हाथ में, वाटर आया। आई वॉज सफोकेटिंग, अब उनका दम घुटने लगा। आई ट्राइड टू येल, वो चीखने की उन्होंने कोशिश की बट नो साउंड केम आउट। लेकिन क्योंकि वो पानी में है इसलिए उनकी वॉइस किसी को भी बाहर सुनाई नहीं दी। ऑल्सो क्योंकि बाहर कोई था ही नहीं तो कौन सुन पाता, तो वो वहां पर चीखते रहे लेकिन उनकी वॉइस किसी को भी सुनाई नहीं दी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। अब देखो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ना कि इनके मतलब हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई है जो थोड़ा सा उनका आईज और नोज जो है एटलीस्ट वाटर के बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन उनका माउथ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान अभी भी डूब रहा है, वो पूरी तरह से बच नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए हाथ नीचे है तो उन्होंने ऐसे कोशिश भी की बट वो बच नहीं पाए, क्योंकि उनका क्या था कि जो आईज और नोज है वो तो ऊपर आ पा रही है लेकिन माउथ ऊपर नहीं आ पा रहा, तो जिसकी वजह से वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट अगर वो वाटर को क्या कर रहे हैं, वो वाटर को भी अंदर ले आ रहे हैं, तो उनको भी वाली परेशानी हो रही है। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड मतलब वो फिर से उसी सरफेस पे क्या हुआ वहां पर थोड़ा सा चलते रहे, वहां पर प्लान उनका फेल हो गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो पाया, है ना। तो अब क्या होता है फिर देखते हैं फिर दोबारा में क्या हुआ। फ्लेल्ड कहते हैं वेव्ड को, है ना, फ्लेल्ड मतलब वेव्ड, तो उन्होंने वेव किया, मतलब हाथ पैर मारे लेकिन कुछ भी वो नहीं कर पाए। सरफेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चोक्ड, लेकिन वो स्वेलो होता रहा, चौक होता रहा, ब्लॉक होता रहा, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाए। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अब उन्होंने कोशिश करी कि वो अपने पैरों को ऊपर उठा लें, शायद पैरों से वो ऊपर जा पाए, लेकिन उनके पैर भी क्या हुआ, जैसे बिल्कुल किसी ने खींच लिए हों, और उनके पैर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि बिल्कुल उसमें कोई जान ही नहीं रही है। दे हंग एज डेड वेट्स, मतलब बिल्कुल ऐसे इतने भारी हो गए पैर उनके, जैसे उसमें कोई वेट ही नहीं है, पैरालाइज हो गए हो, जैसे वो हिल ही नहीं सकते। एंड रिजिड, बिल्कुल रिजिड मतलब हार्ड हो गए, मतलब अब वो उनको हिला ही नहीं पा रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था उनको जैसे बहुत ज्यादा कोई फोर्स उनको कोई लगा रहा है और कोई अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। आई स्क्रीम्ड, वो चिल्लाए, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी ही था उनको वहां सुनने के लिए, बाकी कोई नहीं था जो उनको सुन पाए। तो वाटर के अलावा उनको किसी ने नहीं सुना, मतलब वो ये कहना चाहते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी था, तो उनके चीखने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। हो सकता है जो आसपास पानी है उसने शायद उस चीज को महसूस किया और सुना हो। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, और अब फिर से उनका, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका पैर जो है पीछे कोई खींच रहा है, तो वो फिर से अपने आप को डूबता हुआ पा रहे थे पानी के अंदर, टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से वो बॉटम ऑफ द पूल में चले गए। आई स्ट्राइक एट वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स इरेसिस्टिबल फोर्स। तो किसी चीज को ऊपर नीचे करना मतलब वो इस तरह से बहुत ज्यादा अपना डर रहे थे, और बिल्कुल एक इस तरह से जैसे कोई एक इंसान जब बुरा सपना देखता है तो वो कैसे उसमें रेजिस्ट करता है, सपनों में ही जो बोलता है, बड़बड़ाता है, तो बिल्कुल उसी की तरह मैं, जैसे वो नाइट मेयर में मतलब बुरे सपने में अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, सेम उसी तरह से वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और उनकी ब्रेथ बिल्कुल मतलब सांस बिल्कुल जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, उनके लंग्स में, उनके फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माई हैड थ्रॉब्ड, उनके हेड में मतलब सिर भारीपन होने लगा था, बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मतलब चक्कर खाना, तो वो बिल्कुल डिजी से फील कर रहे थे। बट आई रिमेंबर दिस स्ट्रैटेजी, लेकिन फिर भी उनको स्ट्रैटेजी मतलब एक तरह से जो तरीका होता है किसी चीज से बचने का, जो प्लान था, जो स्ट्रैटेजी जो उनको बताया गया था कि भाई इस तरह से आप कर सकते हैं बचने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी उनको अभी भी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, अब वो फिर से वही कोशिश करते हैं कि बॉटम से फिर से वो स्प्रिंग करने की कोशिश करते हैं ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, उनको वही प्लान याद था तो उन्होंने फिर से वही करना शुरू किया। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक विद माई आर्म्स एंड फ्रेश विद माई लेग्स, ये सारी चीजें उनको याद थी। Then I would get to the edge of the pool and be safe. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow dark. उन्होंने फिर से यही करा, लेकिन फिर से जब वो वापस आए तो उनको फिर से वही येलो वाटर, डर्टी वाटर दिख रहा है, और अभी भी वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पानी कभी खत्म ही नहीं हो रहा। आप खुद सोचिए, वो बहुत छोटे हैं इस एज में, और उनकी हाइट भी शायद कम रही होगी, तो वो उस वाटर को अभी तक क्रॉस ही नहीं कर पाई। जिस फोर्स को वो एक्सर्ट कर रहे होंगे, जिस फोर्स से वो ऊपर आ रहे होंगे, तो शायद वो कभी ऊपर उस वक्त नहीं आ पाई। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि वो अभी भी वाटर में ही है। एंड देन शीर स्टॉक टेरर सीज्ड मी, और फिर वो जो डर था उनका, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो जो टेरर था उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा। और वो जो डर जो किसी चीज को नहीं समझता, जो दहशत जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जो कोई नहीं समझ पा रहा था सिवाय उसके जिसने इस सिचुएशन को फेस किया हो, या सिवाय उनके क्योंकि वो इस सिचुएशन को ऑलरेडी फेस कर रहे थे, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। तो वो जो इंसान उस डर को बता ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने कभी उसको फेस नहीं किया। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, वो अंडर डूबते जा रहे थे, वाटर के अंदर जाते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर द वाटर, स्टिफ और रिजिड विद फियर, और उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जो मतलब मैं जो चीख रहा था, मतलब चीख भी नहीं निकल पा रही थी क्योंकि वो इतने ज्यादा मतलब अंदर ही अंदर जम गया था, सब कुछ फ्रोजन हो गया था कि उनके थ्रोट में, कि अब उनकी आवाज भी निकलनी मानो बंद हो गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग मतलब जो जैसे होता है ना कि जैसे हार्ट बीट चल रही होती है, और जो जैसे ब्रेन में लप लप हो रही होती है, तो उससे उनको समझ आ रहा था, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग जो भी वो चीजें समझ पा रहे थे, सोच पा रहे थे, तो वो जो चल रहा था उसी की वजह से उनको लगा कि हाँ वो जिंदा है। सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम टच ऑफ रीजन। तो ये मिड्स का मतलब क्या हो गया, मिडिल। तो ये जो टेरर केम सच अ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। तो उन्होंने फिर से, उनके माइंड में यही बात चल रही थी कि जैसे ही वो नीचे जाएंगे वो क्या करेंगे, फिर से जंप करेंगे आगे की साइड। एट लास्ट फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अब उनको फिर से वो टाइल्स महसूस हुए नीचे। माई टोज रीच्ड आउट एज इट टू ग्रैब देम, मतलब उनके टोज जो है जल्दी से उसको ग्रैब करने की, मतलब फीट को जो वो टोज थे, उनके जो पैर अंगूठे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि वो उसे बेस तक, फ्लोर तक पहुंच जाए और उसको टच कर पाए। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और एवरीथिंग आई हैड मतलब जितनी भी ताकत उनमें बची हुई थी उस वक्त, उन्होंने फिर से उसी ताकत से अपने आप को जंप कराया स्प्रिंग की तरह। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, लेकिन वाटर अभी भी उनके आसपास था, बट द जिम मेड नो डिफरेंस, मतलब अभी भी जंप से कोई फायदा नहीं हुआ, और जो वाटर था वो अभी भी उनके आसपास था, मतलब अभी भी वो वाटर के पास आगे नहीं जा पाए। आई लुक्ड फॉर रोप्स, उन्होंने फिर से रोप्स को देखा, लेडर्स को देखा, वाटर विंग्स को देखा, बट कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और बिल्कुल एक जैसे बहुत ज्यादा मास ऑफ येलो वाटर, मतलब वो जो डर्टी वाटर, उनको वाटर बहुत बेकार लग रहा था, डर्टी लग रहा था, और वो जितना भी पानी था उन्हें वो क्या कर रहा था, पकड़े हुए था, मानो जकड़ लिया। उस स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर और उससे ज्यादा जो डर था, दहशत थी, उसने उनको जकड़ रखा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का शॉक किसी को लग जाता है तब वो पकड़ लेता है। आई शूक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, और वो बहुत ज्यादा कांपने लगे, ट्रम्बल्ड मतलब घबराहट में कांपना, घबराने लगे इस और डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, और उनकी जो आर्म्स थी वो भी मूव नहीं कर पा रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, उनके पैर नहीं हिल पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, उन्होंने ट्राई किया, कोशिश की मदद मांगने की, टू कॉल फॉर द मदर, लेकिन कोई भी आमने सामने नहीं आया। फिर उन्होंने अपने मदर को पुकारा कि काश मेरी माँ यहाँ होती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और अब अचानक से उनको वहां पर थोड़ी सी उजाला सा दिखा। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर। अब ऑफुल वो मतलब वाटर को डर्टी कह रहे हैं क्योंकि अभी तक तो उन्हें स्विमिंग करना पसंद था, लेकिन अब उनको उस पानी से जैसे मानो नफरत सी हो रही है, डर लग रहा है। और अब क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो मरने वाले हैं, लेकिन अचानक से उनको एक लाइट सी दिखाई देती है। एटलीस्ट माई आईज पर, तो जो आईज है उनकी वो शायद बाहर है, और माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मतलब अभी उन्हें लग रहा है कि मेरी आंखें और नोज इस वाटर के बाहर है। देन स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम, लेकिन जैसे वो ऐसा सोचते हैं वो तीसरी बार भी नीचे गिरने लगते हैं, मतलब अभी भी वो वाटर के बाहर नहीं आ पाए। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि खुली हवा में शुद्ध सांस ले पाएंगे, लेकिन उनको वो नहीं, वाटर मिलने लगता है, उनको वाटर उनके अंदर आने लगता है। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट थी वो फिर से जाने लगती है, मतलब वो फिर से अंधेरे में जाने लगते हैं, वाटर के अंदर आने जाने लगते हैं। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब जब उन्होंने थर्ड टाइम भी ट्राई किया तो वो इतने ज्यादा थक गए थे कि अब उन्होंने कोशिश करनी ही छोड़ दी।
आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में आ गया, क्योंकि अब मुझे उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि मैं जीऊंगा। उन्हें लग रहा था कि वो मर गए और उनकी कोशिशें बेकार जाएंगी, तो इसलिए अब उन्होंने हार मान ली। और इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और उनकी जो लेग्स थी वो भी बिल्कुल लाइफलेस हो गई। लिम्प मतलब लाइफलेस हो जाना, बिल्कुल जैसे लिम्प होता है ना कि लंगड़ा के चलना, तो लिम्प मतलब यहाँ पर बिल्कुल लाइफलेस हो गई थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मतलब अभी तक जो उनके दिमाग जो काम कर रहा था उसने भी काम करना मानो बंद कर दिया हो। इट वाइप्ड आउट फियर, और जानते हैं ये सब ने उनके दर्द को भी, उनके डर को भी दूर कर दिया, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो अब क्या डर के फायदा। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा था बस वो सो जाएं, और सोते सोते वो शायद मर जाएंगे। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वाज नो मोर पैनिक, और कोई भी उन्हें दर्द भी नहीं था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, अब वो बिल्कुल शांति में बिल्कुल पीसफुल थे। मतलब आप सिचुएशन समझ सकते हैं किसी इंसान की, कि जब उसे लग रहा है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो जैसे मान लो उसने हार मान ली और बिल्कुल चुपचाप वो लेट गया, कि ऐसे ही करते करते वो अपनी सांस से एक पर त्याग देगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, गो टू स्लीप। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, बहुत ज्यादा ड्राउजी, ड्राउजी मतलब स्लीप लाइक फील कर रहा हूँ, तो मैं जाकर सो जाता हूँ। नो नीड टू जंप, बिल्कुल कोई जंप करने की जरूरत नहीं है। टू टायर टू जंप, क्योंकि वो इतने ज्यादा थक गए कि जंप कर भी नहीं पाएंगे। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि तुम आंखें बंद कर लो और इसी में फ्लोट करते रहो, कभी ना कभी तुम्हारी सांसें चली जाएंगी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। जैसे बिल्कुल ऐसा महसूस करो जैसे तुम्हारी मदर ने तुमको ऐसे घेरा हुआ है और तुम उसमें सो रहे हो। I crossed to oblivion and the curtain of like ऑफ लाइफ फेल। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अपने जो डर था, मतलब इस तरह की जो उम्मीद थी, ऑब्लिवियन क्यों कहते हैं, हम एक उम्मीद तरह से, कि जिस तरह से हमें जीना है, इस तरह की जो एक उम्मीद को मैं बिल्कुल खो चुका था। मतलब अब मैं बिल्कुल उम्मीद खो चुका हूँ कि मैं जीऊंगा, तो इससे बेटर है कि मैं अब बिल्कुल चुपचाप इसमें लेटा रहूं और सो जाऊं, है ना। तो ये सब उनको ऐसा लगने लगा। द स्टेट ऑफ ओब्लिवियन को हम कहते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर एंड अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, मतलब जिस उन्हें लग ही नहीं रहा, कि उन्हें पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। तो इस तरह की जो एक स्टेट होती है उसको वो फेस कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि बस अब चुपचाप लेटे रहो, सो जाओ, और अब तुम मर जाओगे, मतलब अब तुम अनकॉन्शियस हो गए बिल्कुल। वो लाइफ फेल मतलब बिल्कुल वो अनकॉन्शियस हो गए, क्योंकि उनको बिल्कुल ना उम्मीद थे, वो उन्हें लगता था कि अब वो मर जाएंगे। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज आई लाइंग ऑन द स्टमक। अब जब उनको होश आया, तो सिर्फ उनको अब अभी तक तो वो याद था, और अब दूसरी चीज जो उन्हें याद है वो क्या है, कि वो स्टमक बिसाइड, मतलब अपने पेट के बल लेटे हुए हैं बिसाइड द पूल, वॉमिटिंग, और वो वॉमिटिंग कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, चैप मतलब वही इंसान जो वो ब्रूस पर्सन था जिसने उनको पानी के अंदर फेंका था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, जो किड है वो लगभग मर ही गया था। अब देखिए, अब ये चीज ये दर्शाता है कि वो अब वाटर से बाहर आ चुके हैं, पूल से बाहर आ चुके हैं, मतलब समवन हैज सेव्ड हिम। किसने बचाया वो नहीं पता, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, और उन्हें ये भी याद नहीं है कि किसने उनको बचाया, कैसे बचाया, कुछ नहीं पता, उसके बाद क्या हुआ वो नहीं पता। खैर वो बाहर आ गए हैं। अब जो उनको दूसरे उनके होश में याद है वो क्या है, कि वो बाहर आ गए हैं और वो पेट के बल लेटे हुए हैं, और कोई ना कोई है जो उस आदमी पे चिल्ला रहा है, उस लड़के पे चिल्ला रहा है जिसने मुझे फेंक दिया था, और कह रहा है कि वो, और वो ये अपनी सफाई में ऐसा कह रहा है कि मैं तो सिर्फ इससे मजाक कर रहा था। बी ऑल राइट नाउ, तो उसने कोई उनसे कह रहा है ठीक है अब तुम ठीक रहो, और चलो लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब हम इसको लॉकर रूम में लेकर जाते हैं, मतलब वो शायद अब उस आदमी को जेल में बंद कर देंगे। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, आई वॉकड होम, वो घर चले गए अपने। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, वो बहुत ज्यादा वीक थे, कमजोर महसूस कर रहे थे। ट्रैम्बलिंग मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई लेट ऑन पूल, वो बहुत ज्यादा, जब वो पूल पे लेटे हुए थे तो बहुत ज्यादा रो रहे थे और कांप रहे थे। आई कुडेंट ईट एनीथिंग दैट नाइट, कुछ भी वो नहीं खा पाए उस रात, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया उस रात। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और काफी दिन तक वो डरे रहे। एक दहशत उनके मन में रही, जैसे कांप रहे हो, डरे हुए, बहुत ज्यादा डरे रहे, क्योंकि भाई उन्होंने मौत का सामना किया था, लगभग ही वॉज डाइड। तो द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, कोई सा भी अगर थोड़ा सा भी वो काम कर लेते थे, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते थे, बहुत ज्यादा मतलब हल्की फुल्की अगर वो फिजिकल एक्टिविटी भी कर लेते थे ना, तो वो उनको थका देता था। अपसेट मी मतलब उनको थका देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक, वॉबली मतलब उनको दर्द होने लगा था नीज में, बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे थे, और सिक सिक इनटू माय स्टमक मतलब उनका जो पेट था वो भी गड़बड़ होने लगा था।
आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और फिर वो उसके बाद से कभी भी पूल में नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, इवन उनको पानी से भी डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, वो कहते थे, उन्होंने कहा कि जब भी वो उसको अवॉइड कर सकते थे उन्होंने उसको अवॉइड किया। A few years later, अब कुछ सालों बाद, when I came to know the waters of the Cascades, अब उन्होंने waters मतलब एक waterfall था Cascades में, उसके बारे में जाना, तो वो चाहते थे कि वो उसको घूमने जाएं, उसको देखने जाएं, लेकिन एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी उन्होंने कोशिश की, वेदर आई वॉज वेडिंग द टियन ऑफ बम्पिंग रिवर, बेथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रोक्स, द टेरर हैड सीज्ड मी। जब भी उन्होंने कोशिश की वो इन जगहों पर घूमने जाएं, जैसे बम्पिंग रिवर एक रिवर का नेम है, और वार्म लेक वहां पर, कहाँ पर, जो गॉट रोक्स में एक वार्म लेक है, वहां पर उन्होंने जाने की कोशिश की, तो उनके अंदर जो डर था उसने उनको रोक लिया। सीज्ड मतलब रोक लिया, हमेशा उनको रोक लिया उनके डर ने, मतलब अब उनका डर इतना ज्यादा था कि वो कहीं पर भी इस तरह की जगह पर जाने से डरने लगे। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, मतलब वो डर उनको पूरी तरह से, पूर्ण रूप से घेर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और बिल्कुल उनके जो पैर थे वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे, मतलब उनको इतना ज्यादा डर लगता था कि जैसे वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मतलब बिल्कुल एक तरह से सुन्नपन आ जाता था उनका, एक बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि बहुत ज्यादा वो चीजों से डरने लगे थे, इसलिए वो उससे दूर रहना चाहते थे। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, इस तरह का जो डर है जिसने मेरे हाथ पैरों को रोका हुआ था, इस तरह की जो अस्थिरता थी, उन्होंने उसको उनको रोक लिया था न जाने कितने सालों तक। इट कैनोज on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in Hampshire, trout fishing on the uh, Deschutes, Discuties and Metolius in Oregon, fishing for salmon, on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of water followed me. तो उन्होंने बताया, इन सारी जगहों का नाम बताया कि जब भी मैं इनके बारे में जाता था, इनको घूमता था, तो वो जो वॉन्टिंग फियर था, जो हॉन्टिंग फियर था, जो डरावना डर था, वो मुझे हमेशा फॉलो करता था, मतलब वो डर मेरे साथ हमेशा जाता था, और वो मेरे सारे ट्रिप्स को बेकार कर देता था, क्योंकि मैं ना तो फिशिंग ठीक से कर पाता था, ना मैं बोट में बैठ पाता था, ना मैं बोटिंग कर पाता था, ना मैं कैनोइंग कर पाता था, ना मैं स्विमिंग कर पाता था। इन सब से वो मुझे दूर ही रखता था, मैं किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, उन्होंने वो सारी चीज़ें करके देखी जो उनको इस फियर से ओवरकम करा दे, लेकिन वो उस इतना ज़्यादा उनको टाइटली पकड़े हुआ था, फॉर्मली इतना टाइटली उसने अपनी ग्रिप बना रखी थी उनके ऊपर, कि वो डर उनसे कभी दूर ही नहीं जा पा रहा था, वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। फाइनली 1 अक्टूबर, मतलब अब अक्टूबर आया, एक अक्टूबर, कोई से भी अक्टूबर के जब वो थोड़े बड़े होंगे, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से एक इंस्ट्रक्टर लेंगे, एंड आई लर्न टू स्विम, मतलब फिर से वो एक इंस्ट्रक्टर को बुक करेंगे, फिर से वो स्विमिंग को करना सीखेंगे। आई वेंट टू पूल, वो पूल में चले गए एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और प्रैक्टिस करते थे वो 5 दिन एक हफ्ते में, एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटा वो जाते थे प्रैक्टिस करने। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था वो एक बेल्ट उनके अराउंड रखता था, और रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट वेंट ऑन एन ओवरहेड केबल, केबल मतलब रोप है ना, जो रोप होगी, तो वो उनको क्या करता था, बांधता था और नीचे पानी में फेंक देता था, ताकि वो उस चीज़ को सीख सके। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो बिल्कुल रस्सी के जो किनारे एक साइड पर वो खुद रहता था, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और वो ऐसे मुझे ऊपर नीचे करता था कि मतलब मैं कभी पानी के अंदर जाता था, कभी वापस आ जाता था, कभी फिर आगे तक जाता था, फिर वापस आ जाता था, तो बैक एंड फोर्थ में तो वैसे आगे पीछे वो करता रहता था, और एक साइड वो खड़े होकर रोप को पकड़े रहता था ताकि मैं कहीं पर भी डूब ना जाऊँ। अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, है ना, हर घंटे के बाद घंटे, डेज आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल बिट पैनिक सीज्ड मी, मतलब जैसे जैसे वो ऐसा करते रहे, तो जो बिट पैनिक मतलब जो उनका डर था, जो पैनिक था, उससे वो थोड़े बहुत वो उनको मतलब उनका वो कम होता गया पैनिक। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, वो कहते हैं कि जब जब वो जैसे एक रोप को रिलैक्स कर देता था, छोड़ देता था, जैसे जैसे मैं अंदर जाने की कोशिश करता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, अब फिर से उनको वही पुरानी चीज़ें याद आने लगी, और उन्होंने फिर से उन पे कब्जा कर लिया, और वो फिर से उनका जो टेरर था वो रिटर्न हुआ, और उनके फिर से पैर कांपने लगे, फ्रीज होने लगे, मतलब जैसे बिल्कुल पैरालाइज हो गए, और उसने चलना बंद कर दिया। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, 3 महीने पहले उनसे वो सारी टेंशन उनको फिर से होने लगी। दैट ही
taught me to put my face under water and exhale. तो अब उन्होंने उनको सिखाया कि कैसे पानी के अंदर जाना है, पानी के अंदर जाकर सांस लेनी है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। और उन्होंने बताया कि किस तरह से तुम्हें अपनी नाक पकड़ के उसे इनहेल करना है और बाहर कैसे आना है। रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स, और इसी एक्सरसाइज को उन्होंने कम से कम 100 बार किया होगा ताकि वो इस चीज़ को अच्छे से सीख पाए। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when the head went underwater. और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सीज कर लिया। जैसे जैसे वो चीज़ों को सीखते थे तो वो धीरे धीरे उसको सीखना उन्होंने शुरू किया और वो अपना वाटर के अंदर अपना हेड ले जाना सीख गए। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या सिखाया, उनको साइड में खड़ा कर दिया पूल के, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और उन्होंने कहा कि तुम जैसे किस तरह से किक कर सकते हो अपने लेग से, वो भी उन्होंने सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड दैट, और एक एक एक्सरसाइज उन्होंने बहुत बहुत बार उनको सिखाई। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। सबसे पहली बार तो उनकी लेग्स ने काम करना बंद कर दिया, जैसे मैं तो उन्हें मना ही कर दिया कि भाई मैं नहीं चलूंगी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और लेकिन क्योंकि उनकी सीखने की इच्छा थी, उनको अपने डर को दूर करना था, इसलिए अब बॉडी ने उनका साथ देना शुरू किया और उन्होंने उसको सीखना शुरू कर दिया। Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together in an integrated whole. अब वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक एक बॉडी के हिस्से को पानी के अकॉर्डिंग काम करना सिखाया कि कैसे वो वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे वो वाटर में अपने आप को कैसे स्विमिंग करा सकते हैं। तो एक एक पार्ट को उन्होंने फैमिलियर बनाया वाटर से। और अब अप्रैल में ही सेड, अब अप्रैल में मतलब अक्टूबर से क्या आ गया है, अप्रैल आ गया है, मतलब लगभग 6 मंथ्स बीत चुके हैं। तो अब उन्होंने मुझे क्या कहा कि नाउ यू कैन स्विम डाइव ऑफ एंड स्विम लेंथ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक आई डिड। और उन्होंने कहा कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, तुम जाओ, अब तुम स्विमिंग कर सकते हो पूरे स्विमिंग पूल में, कहीं पर भी किसी भी तरीके से। क्रॉल स्ट्रोक मतलब स्विमिंग में बहुत सारे स्ट्रोक होते हैं, तो वो सारे स्ट्रोक उन्होंने उनको सिखा दिए कि तुम ऐसे ऐसे जाकर स्विमिंग कर सकते हो। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब उन्होंने कहा इंस्ट्रक्टर को, मतलब जो इंस्ट्रक्टर था, जो उनके इंस्ट्रक्शंस थे, मतलब उनकी जो ट्रेनिंग थी वो मेरे लिए कंप्लीट हो चुकी थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन वो अभी तक फिनिश नहीं थे, मतलब वो अभी तक भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे। दो इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, वो अभी तक कंप्लीट नहीं थे, मतलब अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अभी तक वो पूरे कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हाँ उनको स्विमिंग पूरी तरह से आ गई है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अभी भी उन्हें लगता था कि कहीं मैं अगर अकेले अभी भी अगर मैं तैरूंगा तो कहीं मैं फिर से मेरा टेरर वो वापस ना आ जाए, कहीं फिर से सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन। अब वो फिर से स्वम करते थे, नीचे ऊपर सब जगह जाते थे। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द अदर टेरर वुड रिटर्न, और ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रेसेस, वेस्टिजेस मतलब कुछ ना कुछ ट्रेसेस, कुछ ना कुछ हिस्से, कुछ ना कुछ पार्ट उसके जो टेरर के थे वो उनके उनके साथ वापस आ जाते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर, लेकिन अब वो थोड़े से अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे और वो टेरर से कहते थे ट्राइंग टू स्केयर मी, ए तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, जा, वेल हियर इज टू यू, लुक, अब तू मुझे देख। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और वो फिर से पूल में चले जाते थे और उसे चैलेंज करते थे टेरर को कि देख अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब जुलाई तक उन्होंने ये सब किया, मतलब अब थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड हो गया, तो अब वो थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी देखो कोई इंसान कहते हैं ना, जैसे दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मतलब अगर एक बार आपने कभी किसी इस तरह की सिचुएशन को फेस किया है तो ये ऑब्वियस है कि बीइंग अ ह्यूमन, जब नेक्स्ट टाइम अगर आप उस चीज को फेस करते हो या इस तरह की किसी चीज के पास जाते हो, जैसे वाटर के पास जाते हो या कुछ भी आपने मान लीजिए किसी चीज से अगर आपको बर्न हुआ है, तो दूसरी टाइम पर जब आप उस चीज को लोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कोई भी चीज जो गर्म है तो आप उस चीज से ना कहीं कतरने लगोगे, डरने लगोगे। तो वही चीज उन्होंने कहा कि अभी भी कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं वो डर फिर से वापस आ जाता था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, वो अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि उनका जो टेरर है वो उनको छोड़ चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन द न्यू हाम्पशायर, dived off at the dock at Triggs Island, and swam into miles across to the Langsam at Island। जो ये सारे के सारे जगह थी, ये वहाँ पर गए और फिर उन्होंने वहाँ पर स्विमिंग करी, और ताकि वो अपने आप को पूरा तरह से कॉन्फिडेंस बना सके दैट ही कैन स्विम नाउ फ्रीली।
आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्ट्राइड स्ट्रोक, ये बहुत सारे स्ट्रोक होते हैं जब स्विमिंग अगर किसी ने सीखी हो आप में से तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सारे स्ट्रोक होते हैं मतलब स्विमिंग करने के एक तरीके से तरीके होते हैं, अंदाज होते हैं। क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न when I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. एक बार ऐसा हुआ, फिर से उन्होंने फेस किया कि उन्होंने अपना जब सिर अंदर किया और उन्होंने देखा कि बॉटमलेस वाटर मतलब जहाँ पर जिसका कोई अंत नहीं है, इतना सारा पानी है, तब उनका डर थोड़ा सा उनको लगा, लेकिन उसके बाद वो कभी भी नहीं लगा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर मतलब एक छोटी सी फॉर्म में वो फिर से वो जो ओल्ड सेंसेशन मतलब वो डर जो उन्होंने वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने उस इंसिडेंट को उस वक्त फेस किया था, तो वही समझो एक छोटे से रूप में वापस आ गया। फिर भी वो आए और हंसे और फिर से उन्होंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर सकते हो मेरा, तुम क्या बिगाड़ सकते हो? इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन। अब वो डर उनके मन से चला गया और उन्होंने स्विमिंग की, मतलब अब उन्होंने उस चीज को करना सीख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे बचना है। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल मतलब रिमेनिंग, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुछ, लेकिन अभी भी कुछ उनके मन में रिमेनिंग डाउट्स थे। तो ऑब्वियस है, ह्यूमन नेचर है कि किसी ना किसी चीज से हमें तब भी डर लगने लगता है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अब सबसे पहली बार जब उनको मौका मिला तो वो सबसे पहले कहाँ गए? वेस्ट साइड में गए, जहाँ वो रहते थे उसके वेस्ट साइड में। वेंट अप द टियोन और Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to mid glacier and camped in the high meadow by the side of the warm lake. ये सारी जगह पर वो घूमने गए, मतलब यहाँ पर उन्होंने स्विमिंग करी ऐसे जगह पर और मिडो पे वो गए। उसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने फिर से वो डाइव किया लेक में एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर बैक, मतलब वो पहले दूसरे किनारे पे गए और फिर वापस आए। जस्ट एज डॉग कॉपरन यूज्ड टू डू, है ना। तो आई शाउटेड विद जॉय, अब उन्होंने चिल्लाया खुशी से कि एंड गिलबर्ट पीक, कहाँ पर? गिलबर्ट पीक पे रिटर्न द इको, जो मतलब जहाँ पर वो खड़े होकर चिल्ला रहे थे तो वो गिलबर्ट पीक है, तो वहां से इको मतलब आवाज जैसे कहते हैं ना इको वापस आनी, तो हम चिल्लाते हैं कुछ भी वापस वॉइस आती है, तो वो वाला इको वॉइस हुई वहां पर हुई, जैसे आवाज को कहते हैं गूंजना, तो गूंजी वहां पर वॉइस। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि मैंने अपने फियर ऑफ वाटर को कॉन्कर कर लिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए कि अगर हम किसी चीज से डर जाएं तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस फियर को क्या करना चाहिए? ओवरकम करना चाहिए। लेकिन उसके लिए खुद हमारे अंदर होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हाँ हमें इस फियर से ओवरकम करना है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस का उनके लिए उनके लाइफ पर एक बहुत बड़ा असर था, बहुत बड़ा मीनिंग था। एज ओनली दोज के बाद भी as only those who have known stop terror and conquered it can appreciate in depth there is peace, लेकिन उसकी पूरी गहराई में जिन्होंने उस स्टॉप टेरर, उस सारी घटना को जिसने फेस किया है, जिसने इस तरह का एक्सपीरियंस फेस किया है, वो ही उसको जान सकता है। और जो डेथ है, देर इज पीस, मतलब जिसके लिए डेथ क्या है, डेथ के बाद तो सभी को पीस मिलनी है, लेकिन ये वो नहीं है। उन्होंने जिस चीज को फेस किया है वो ही उस चीज को जान सकता है। अगर डेथ होती तो उसके बाद तो वो कभी उसको एक्सपीरियंस कभी नहीं कर पाते, शायद ये कहानी हमें कभी नहीं पता चलती, ये कहानी कभी किसी को नहीं पता लगती। लेकिन क्योंकि वो जिंदा रहे, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया, फिर वो वापस आए, उन्होंने उस डर को एक्सपीरियंस किया हमेशा, और फिर किस तरह से उन्होंने उसको ओवरकम किया, न जाने कितने एफर्ट्स लगाए, क्योंकि अगर डेथ हो जाती तो वो तो पीस था, लेकिन उन्होंने उसको कॉन्कर्ड किया और उसको अप्रिशिएबल किया। अप्रिशिएट, ऑब्वियसली इट इज अप्रिशिएबल। तो सिर्फ वही जान सकता है जिन्होंने इस डर को जिया है और उसके बाद इस एक्सपीरियंस को फेस किया है और उसके बाद भी वो बचकर और उसने उसको कॉन्कर किया है, मतलब अपने डर को डिफीट किया है। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाते, तो वो उनको क्या मिल जाती है? डेथ मिल जाती है, मतलब अब कुछ नहीं है। लेकिन वो जिंदा होकर जो फियर को ओवरकम कर ले, वही क्या होता है कि इस तरह के एक्सपीरियंस को झेल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने फियर को ओवरकम भी किया। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो टेरर है वो सिर्फ किस में है? फियर ऑफ डेथ में। अगर हम डर से डरते रहेंगे, कि फियर से डरते रहेंगे कि हम डेथ, जब हम ऐसे सोच रहे थे कि अब शायद हम मर जाएंगे, तो वो जो होता है वो सब दहशत होती है। एज रूजवेल्ट, रूजवेल्ट क्या है? प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएसए के, न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ और सिर्फ डर किससे लगता है? डर से। मतलब डर का जो नाम है ना, सिर्फ वही डरावना है,
और कुछ डरावनी नहीं होती है। अगर हम उसको ओवरकम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, the will to live somehow grew in intensity. At last, I felt released, free to walk the trails and climb peaks of the bush aside fear. मतलब अब उन्होंने अपना जो डर है उसको दूर कर दिया और अब वो पूरी हिम्मत रखते हैं कहीं पर भी क्लाइंब करने की, कहीं पर भी स्विम करने की, कहीं पर भी जाने की। क्योंकि अगर वो अभी भी डरते रहते, पूरी ज़िंदगी डरते रहते और सोच रहे थे कि मैं इस काम को मुझे करना ही नहीं है, तो शायद उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा सही नहीं होती। वो हमेशा डरते रहते, लेकिन उन्होंने डर को ओवरकम करने की कोशिश की। जैसे कि सब जानते हैं कि डर के आगे जीत है, तो वही चीज़ उनके सामने, उन्होंने डर का सामना किया और डट कर सामना किया और फेस करा उस सारी सिचुएशन को और ओवरकम करके दिखाया हमें अपने फियर को। तो ये थी एक बहुत ही इंस्पिरेशन, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और किसी के लिए भी, जैसे हम लोग भी हैं, अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का डर है तो हमें उसे ओवरकम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। स्टोरी अच्छी थी और ये सिखाती है, एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और ये भी सिखाती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में जब क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि अब शायद हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और वो उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन इस स्टोरी से आई थिंक आप समझ पाएंगे कि हमें डरना नहीं है, डट कर सामना करना है और अपने फियर को ओवरकम करके दिखाना है, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करके दिखाना है। तो दोस्तों इससे जुड़े एमसीक्यूज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए, स्टोरी को एंजॉय कीजिए और इस स्टोरी से बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं, उसको सीखते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ रिजल्ट गुरु पे। थैंक यू वेरी मच।